तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समाज विज्ञान के इतिहास के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 65 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यू पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें जितने भी सबके सब 65 के 65 ही हमने बोर्ड परीक्षा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो आपके सामने ये रहा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्या ऑप्शन ए 1788, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1790 या फिर ऑप्शन डी 1787? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी। तो 20, 23 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? 20 और 24 में पूछा गया था। तो ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन या फिर ऑप्शन डी विलियम प्रथम? तो जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यूसेप गैरिबाल्डी। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? 20 में पूछा गया है। तो रोम, इटली, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो था वो इटली में हुआ था। बढ़ते हैं अपने पांचवें एमसीक्यू की तरफ। 1848 की फ्रांसीसी राज्य की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? तो 20 में पूछा गया था। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई? तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। चलिए बताते हैं। आपको दिख गया होगा कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। जो छठा क्वेश्चन है वो है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 20 में पूछा गया है। तो 1815, 1830, 1848 या फिर 1841? तो छठे का आंसर क्या होगा? तो छठे का जो आंसर है वो हो जाएगा 1848। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? 20 और 23 में पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था या फिर इंग्लैंड से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। बढ़ते हैं अपने आठवें एमसीक्यू की तरफ जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? 21, 22, 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेपोलियन, ऑटो वान बिस्मार्क, जोसेफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आठवें का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो जो आठवां है उसका आंसर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क। बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 22, 23 और 24 में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 1814, 15, 16 या फिर 17? कब हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन है वो है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो 10वें का आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। जो 11वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 22 और 23 में पूछा गया है। तो केसर विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले से ही टिक लगा है। तो केसर विलियम प्रथम। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो क्वेश्चन है वो है, 1789 में फ्रांस किस तरह का राज्य था? 22 और 23 में पूछा गया। तो असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो
1889 में 1789 में फ्रांस किस तरह का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? 22 में पूछा गया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। जो 13वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से यह किसका कथन था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 22 और 23 में पूछा गया है। तो काबुल, बिस्मार्क, मेजनी या फिर मेटरनिख। तो जो 14वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कथन मेटरनिख का था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। ज्यूसफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? 22 में पूछा गया। तो यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा या फिर यंग जर्मनी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यंग इटली। तो ज्यूसफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली। बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? यानी बोक्स जिस्ट था उसका मतलब क्या था? 22 में पूछा गया। तो राष्ट्र था, संविधान था, आम जनता थी या फिर संसद था? बोक्स जिस्ट का मतलब क्या था? तो 16वां है इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आम जनता, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। जोसेफ मेजनी का संबंध था? 2023 में पूछा गया। जोसेफ मेजनी का संबंध किससे था? तो इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण, इंग्लैंड में राष्ट्रवाद या फिर फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। वियना की संधि कब हुई थी? तो 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1848, 1815, 1834 या फिर 1900। तो वियना की संधि कब हुई थी? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1815। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। निरंकुशवाद का तात्पर्य है, यानी निरंकुशवाद है इसका मतलब क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ शक्तियों का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो निरंकुशवाद का क्या मतलब है? 19वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो 19वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। उदारवाद से तात्पर्य है तो निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी या व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो 20वां क्वेश्चन है उदारवाद से क्या तात्पर्य है? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। बढ़ते हैं अपने 21 क्वेश्चन की तरफ। जो 21 क्वेश्चन है, ऑप्शन तो इसका आप लोगों ने देख लिया है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 24 में पूछा गया। तो फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण या फिर निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर है वो तो आपको दिख गया होगा कि फ्रांस की क्रांति था। बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। गुलामगिरी का लेखक कौन था? 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश सिनी देवी या फिर रामास्वामी नेकर। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? 22 में पूछा गया। तो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर चीन, किसमें हुई थी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई।
गुमास्ता क्या है? 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बुनकर, कपड़ा व्यवसाय, वेतनभोगी कर्मचारी या ऊन बेचने वाले। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो जो गुमास्ता है उन्हें वो क्या थे? तो वो थे वेतनभोगी कर्मचारी। बढ़ते हैं अपने 25 क्वेश्चन की तरफ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1875, 1878, 1880 या फिर 1885। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी, 1878 ईस्वी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945, 1920, 1942 या फिर 1947। तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऊपर क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अब पूछा गया कि उसका मुख्यालय है वो कहाँ है। तो वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रिया। 22 में पूछा गया है। तो कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 23 में पूछा गया। तो 1940, 42, 45 या फिर 44। तो 28 का आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो हुई थी इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने 29 क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? 23-24 में पूछा गया, तो यानी कि 25 में पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों की अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना था। बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 23 और 24 में पूछा गया। तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? जो 1929 की आर्थिक मंदी थी, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थिक मंदी थी वो कब लागू हुई थी? तो 1929 में शुरू हुई थी। अब 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 23-24 में पूछा गया। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। बढ़ते हैं अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। जो 32 क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? देश में पूछा गया। तो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। चलिए दीजिए इसका आंसर। 32 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बढ़ते हैं अपने 33 क्वेश्चन की तरफ। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? 24 में पूछा गया। तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। तो 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बढ़ते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तकनीक पर, किसी क्षेत्र पर, परिवहन पर या उपयोग में से कोई नहीं। तो जल्दी से दीजिए इसका ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र पर। बढ़ते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। तो निम्न में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ज्योतिबा फूले ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व? तो 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। आधे एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 36वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 10 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? 23 और 24 में पूछा गया। तो एक जानवर, एक घटना, एक खेल या एक बीमारी? तो रिंडर पेस्ट है, ये एक बीमारी का नाम है। तो ये कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। तो ये एक बीमारी थी। बढ़ते हैं अपने 38 क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो 38 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर सी, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। ये रहा हमारा 39 क्वेश्चन। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 2023 में पूछा गया था। तो 8 अगस्त 1919 में, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 25 अप्रैल 1919? क्या होगा इसका आंसर? तो 39 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, 13 अप्रैल 1919 को। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसे रोकने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। इसके बाद जो था वो असहयोग आंदोलन हम लोगों का, गांधी जी का चल रहा था, तो उसे रोक दिया गया था। बढ़ते हैं अपने 40 क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो माउंट बेटन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने या जनरल डायल ने? तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 41 क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना? तो क्या था असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और जलियांवाला बाग होने के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। बढ़ते हैं अपने 42 क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किसका था? 2020 में पूछा गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर महात्मा गांधी? करो या मरो किसका नारा था? तो महात्मा गांधी जी का था। बढ़ते हैं अपने 43 क्वेश्चन की तरफ। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या फिर खेड़ा? तो कहाँ किया था महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन? तो वो था चंपारण। बढ़ते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 20, 22 और 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 1882, 1884, 1885 या 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 45 क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1924 में? तो कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये रहा हमारा 46वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अफ्रीका से कब वापस आए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 14 में, 1914 में, 1915 में, 1918 या फिर 1919? महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? आपको ये तो क्वेश्चन पता ही होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो दो रिपीट हो गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बी और डी दोनों में है। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो 47 से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 48 क्वेश्चन की तरफ। पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक या उक्त सभी, यानी इनमें से और एबीसी तीनों थे। तो पेरियार रामास्वामी कौन थे? तो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने 49 क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? 24 में पूछा गया। खिलाफत आंदोलन चलाया गया, रॉलेट एक्ट पास हुआ, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। वही क्वेश्चन आया जो हमने शुरू में आपको बताया था। चौरी चौरा घटना का क्या परिणाम हुआ? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 49 क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो गांधी जी ने बहुत से सारे आंदोलन चलाए थे। आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया। तो असहयोग आंदोलन अभी ऊपरी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये तो उन्हीं ने चलाया। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं अपने 51 क्वेश्चन। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? 21 और 24 में पूछा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? 51 का ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं अपने 52 क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 22 और 23 में पूछा गया। 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो ये तो हमें लग रहा है एक बार ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 फरवरी 1922 में। ये एक बार ऊपर भी क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? 22-23 में पूछा गया। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बढ़ते हैं अपने 54वें क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। शायद इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तब भी आप इसका आंसर कहाँ दे रहे होंगे हमें पता है। तो ये जो था महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बढ़ते हैं अपने 55 क्वेश्चन की तरफ। भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 22 में पूछा गया। तो 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 15 अगस्त। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 55 में क्वेश्चन का आंसर इसका तो पता ही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सितंबर। बढ़ते हैं अपने 56 क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ये तो आपको ऐसे ही पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा जाके नमक कानून तोड़कर। और इस नमक कानून के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं अपने 58 क्वेश्चन की तरफ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22, 23, 24 और की बार 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। 58 का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1918, 1919, 1920, 1921। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। बढ़ते हैं अपने 60 क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 20 और 21 में चलाया गया, सॉरी 20 और 21 में आया था। तो 1920, 1922, 1930 या फिर 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 60वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर।
ये हमें लग रहा है एक बार पूछा जा चुका है ऊपर। बढ़ते हैं अपने 62वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1991, 1994, 1992 या फिर 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना की गई थी 1995 में। ऑप्शन डी है राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 63 क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 20, 22, 23, 24 और 25 में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हमने आपको ऊपर एक बार बताया था, क्वेश्चन से ही हमने इसका ऑप्शन बताया था आपको। तो हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1919, 1924, 1929 या फिर 1934। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 63 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1929। हमने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट बताया था और आप खुद देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 64 क्वेश्चन की तरफ। कॉर्नला से संबंधित देश है? तो 24 में पूछा गया जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कॉर्नला से संबंधित देश यानी कॉर्नला जो था वो किस देश में लागू किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन में। कॉर्नला ब्रिटेन में लागू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में, 1939, 1919 या फिर 1942। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1914। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास या बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल 66 यानी 66 क्वेश्चन थे जो कि समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।